ये जो हमारा एसपीडी है, एसपीडी बुक का अभी तक 21 क्लास हम करा चुके हैं। ये हमारा 22वां क्लास है। इसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित जो भी थ्योरी है, उसके बाद टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन है वो कराया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील, भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील है। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। विश्व दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान 5वां है। सकल घरेलू उत्पादन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 5वां है। क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 3रा है। क्रय शक्ति क्षमता पीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 3रा है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका व रूस है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका व रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कीमत निर्धारण होती है पूर्ति एवं मांग द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कीमत निर्धारित होती है पूर्ति एवं मांग द्वारा। रखो और निकालो नीति है पूंजीवादी की, रखो और निकालो नीति है पूंजीवादी की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जर्मनी दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों का। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों का। भारतीय अर्थव्यवस्था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनांडर किंग ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनांडर किंग ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाता है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात और निर्यात दोनों बंद है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा शिक्षा। जो मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार होता है जीवन प्रत्याशा शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा शिक्षा का स्तर प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर की जारी किया था अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी एचडीआर जारी किया था अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित तथा जारी करता है नीति आयोग। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है नीति आयोग जारी करता है। उसके बाद देखेंगे राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एचडीआर 2020 के अनुसार मानव विकास के मामले में भारत का स्थान 131वां 189 देशों में है। एचडीआर 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 131वां 179 देशों में है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतरिम स्थान पर क्रमशः नॉर्वे तथा नाइजीरिया है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान पर क्रमशः नॉर्वे और नाइजीरिया है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे
आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से। प्राथमिक क्षेत्र जो संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से। उसके बाद देखेंगे तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र से, चिकित्सा से, परिवहन से, शिक्षा से, बैंकिंग से, बीमा से, होटल से। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र से, चिकित्सा से, परिवहन से, शिक्षा से, बैंकिंग से, बीमा से, होटल से। सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान कृषि से 16.38%, उद्योग से 29.38% तथा सेवा से 54.27%। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग तथा तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान है 16.38%, 29.34% तथा 54.27%। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया बताया गया था उस समय 1867 से 68 में। दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का जो पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931-32 में VKR राव द्वारा। प्रति व्यक्ति आय था 62 रुपया। उस समय बहुत कम था, 20 रुपया था। उसके बाद 1931 से 32 में 62 रुपया हो गया। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931-32 में VKR राव द्वारा। प्रति व्यक्ति आय था 62 रुपया। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में थी। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 से 49 में। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था वाणिज्य मंत्रालय 1948 से 49 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NNSO। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NNSO। राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुंजेंटस को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुंजेंटस को। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय जो है एक प्रवाह और स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर को अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण 1981 में किए थे। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण 1981 में किए थे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से है। इसके बाद देखेंगे भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे कम योगदान किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र कृषि से है।
भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे कम योगदान किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। जबकि देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र से ही इसका योगदान था। अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। किसी देश का आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापक है सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। किसी देश का आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। किसी देश के घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष के अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का अर्जित कुल आय कहलाता है सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। किसी देश के घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु का एवं सेवाओं में अर्जित कुल आय कहलाता है सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है निलंबन राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य को ह्रास को घटा देने से प्राप्त प्रतिफल कहलाता है निलंबन राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय आय संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था सीएसओ ने 1956 में। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था सीएसओ 1956 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम व्यक्ति प्रति आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। गरीबों को आशय है कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति से वंचित रहता है। गरीबी का आशय है, गरीबों ने गरीबी का आशय जो है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से जो पूर्ति से जो वंचित रहता है। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय से। भारत में गरीबी का मापन का आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय से। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा से निर्धारण का प्रस्तुत किया जाता है। 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा से निर्धारित का प्रस्ताव किया गया 1989 में गठित लकड़वाला समिति के द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2002 में व सी रंगराजन समिति 2012 संबंधित है गरीबी निर्धारण से। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति 2002 व सी रंगराजन समिति 2012 संबंधित है गरीबी निर्धारण से। भारत में निर्धारता रेखा को निर्धारण का पहला प्रयास किया योजना आयोग 1962 में। भारत में निर्धारता रेखा से निर्धारण का पहला प्रयास किया गया था योजना आयोग 1962 में। वर्तमान में भारत में निर्धारता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारणता करता है नीति आयोग। वर्तमान में भारत में निर्धारता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। लॉरेंज वर्क्स है व्यक्ति के आय वितरण का चित्रण प्रदर्शित करता है। लॉरेंज वर्क है व्यक्ति के आय वितरण का चित्रित प्रदर्शन करता है। उसके बाद देखेंगे गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता के माप का सबसे प्राचीन प्रचलित विधि जो है गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता के माप के सबसे प्रचलित विधि है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रतिदिन आय को। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रतिदिन आय को। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम 1978 को। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम 1978 को। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान के
अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ये आपका हो जाएगा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सह-अस्तित्व है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये आपका करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो ये आपका नहीं आता है, विद्युत नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? विद्युत आता है, नहीं आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो ये आपका परिवहन नहीं आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? ये परिवहन इसमें नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंदर पशुपालन नहीं आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? पशुपालन नहीं आता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड के सामने से किए जाने जाता था। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था विकासशील देश के। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? विकासशील देश के। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ये आपका हो जाएगा यूएसए की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ये यूएसए की है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है यूएसए को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? यूएसए को माना जाता है। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर। ये उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है सकल घरेलू उत्पादन को। किसी देश का आर्थिक वृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? सकल घरेलू उत्पादन को। किसी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो ये आपका होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। किसी देश का आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1867 से 68 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब किया गया था? 1867 से 68 में किया गया था। इसके बाद आगे देखेंगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित हो जाएगा कलकत्ता में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कलकत्ता में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कौन मदद करता है? तो मदद करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कौन मदद करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन मदद करता है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ जो मापक होता है एनएनपी होता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन होता है? एनएनपी होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस है। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश ने अपनाया था? तो आपका जो अपनाया था रूस ने अपनाया था। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश ने अपनाया था? रूस ने अपनाया था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है तो आपका हो जाएगा इसके लेखक है एडम स्मिथ है। द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो ये जो आपका निर्धारण होता है क्रय द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है? क्रय द्वारा होता है। रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? तो ये आपका हो जाएगा पूंजीवादी की। रखो और निकालो नीति का अर्थव्यवस्था की देन है, पूंजीवादी का देन है। उसके बाद देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा को प्रतिपादक थे तो ये आपका होते हैं प्रोफेसर राजकृष्ण थे। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण थे। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो ये आपका हो जाता है समाजवादी पर। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? तो ये आपका समाजवादी पर होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
उसके बाद देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये आपका दिया था जॉन मेनांडर किंग ने दिया था। जॉन मेनांडर किंग ने दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका 1948 में प्रारंभ हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुआ था, 1948 में प्रारंभ हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो आयात और निर्यात दोनों बंद होता है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों बंद होता है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका किया था महमूद उल हक ने। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, महमूद उल हक ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है, तो यह आधार आपका हो जाएगा कुपोषण नहीं है। मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार नहीं है, तो आपका कुपोषण आधार नहीं है। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो यह आपका जारी किया गया था 2002 में। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह आपका जारी करता है नीति आयोग जारी करता है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए 2400 कैलोरी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए, तो 2400 कैलोरी होना चाहिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुआ था, तो ये आपका 1951 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा गरीबी निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, गरीब निर्धारण से है। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी है। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन है दादा भाई नौरोजी है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर जो आपका संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 2011 से 12। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, 2011 से 12 है। इसके बाद देखेंगे अन्नपूर्ति योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिकोटा ग्राम से। अन्नपूर्ति योजना की जो शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिकोटा ग्राम से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NNSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NNSO। राष्ट्रीय अदृश्य प्रच्छद छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक है। उसके बाद देखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी होता है दीर्घकालीन होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है दीर्घकालीन होता है। व्यवसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय है। व्यवसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय है। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलता है विकासशील देशों में। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलता है विकासशील देशों में। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाला बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी और अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली और प्रत्यक्ष है। भागवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। भागवती संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को पूरे देश में लागू किया गया था 1 फरवरी 2008 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को पूरे देश में लागू किया था 1 फरवरी 2008 को।
नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों की रोजगार। मनरेगा का जो लक्ष्य है 100 दिनों का रोजगार। सभी जिलों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार है। सभी जिलों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत होता है। वित्त आयोग का जो गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(झ) में है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(झ) में है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसी नियोगी है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है किसी नियोगी है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग के सदस्य की संख्या 5 और अध्यक्ष सहित वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 अध्यक्ष सहित होता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2025 से 25 15वें वित्त आयोग की अवधि थी 2025 से 25 15वें वित्त आयोग की अवधि थी 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व को बंटवारा करना। 7वें वित्त आयोग का गठन फरवरी 2014। 7वें वित्त आयोग का गठन फरवरी 2014। 7वें वेतन आयोग अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत में योजना का स्वरूप है वो है मिश्रित। उसके बाद आगे देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था एम विश्वेश्वरैया 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया 1934। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है एम विश्वेश्वरैया 1934। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारत में आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। गांधी योजना तैयार किया था श्री मन्ना रायन ने 1944 में। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायन ने 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुई थी 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ था 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा। जन योजना पीपुल प्लान निर्मित की गई थी श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। जन योजना पीपुल्स प्लान निर्मित की गई थी श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना की प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण जनवरी 1950 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1949 में।
योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के संस्थान थी गैर संवैधानिक, योजना आयोग का संस्थान थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग के अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोटेंग सिंह। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोटेक सिंह अहलूवालिया। नरेंद्र मोदी तथा मोटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्थान का गठन किया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर किसी नई संस्थान का गठन हुआ है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनघटिया है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है क्रमशः नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनघटिया है। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग संस्थान है गैर संवैधानिक एवं परामर्शक संस्थान है। नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक है एवं परामर्शी संस्थान है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान किया गया था राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतरिम स्वीकृति प्रदान किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद को द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। उसके बाद देखेंगे एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को। एनडीसी संस्थान है गैर संवैधानिक, एनडीसी संस्थान है गैर संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है नीति आयोग के सचिव। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है नीति आयोग के सचिव। नियोजन का तात्पर्य है आर्थिक नियोजन से, नियोजन का तात्पर्य आर्थिक नियोजन से। नियोजन के सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने, नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था रूस ने। उसके बाद देखेंगे आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची है। आर्थिक नियोजन संबंधित है 17वीं अनुसूची से। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। गलत है, 17वीं नहीं 7वीं अनुसूची होगा। नियोजित आर्थिक विकास शुभांकर है 1951। नियोजित आर्थिक विकास शुभांकर है 1951। भारत में पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित है पीसी महालोवोनिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित है पीसी महालोवोनिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योग को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योग को। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 67 आधारित है सैंडी चक्रवर्ती महालोवोनिस मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित है सैंडी चक्रवर्ती महालोवोनिस मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर पर। अब तक सबसे असफल योजना है तृतीय। अब तक सबसे असफल योजना है तृतीय।
तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति का दर लक्ष्य था क्रमशः 5.6%, लेकिन प्राप्त हुआ था 2.8%। तृतीय योजना का विकास दर का लक्ष्य एवं प्राप्ति दर का लक्ष्य था क्रमशः 5.6% एवं प्राप्त हुआ 2.8%। तृतीय पंचवर्षीय योजना को असफलता का कारण है भारत पाक युद्ध 1965 और भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर आकार। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो फेल हुआ था उसका मेन कारण यही था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल का कारण था भारत पाक युद्ध 1965 में, भारत चीन युद्ध 1962 में एवं भयंकर अकाल भी पड़ गया। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 69 की। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 69 की 69 की। 3 वार्षिक योजना को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 69 की। योजना अवकाश की अवधि होती है 1966 से 69। योजना अवकाश की अवधि होती है 1966 से 69। चतुर्थ योजना की अवधि है 1969 से 74। चतुर्थ योजना की अवधि होती है 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित है डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित है डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना काल में 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना काल में 1969 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था 1952 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में। पंचवीं योजना का काल है 1974 से 78। पंचवीं योजना का काल है 1974 से 78। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? डी.पी. धर ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? डी.पी. धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। पंचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था जो निर्धनता था, उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता था। 4 वर्षों का पंचवर्षीय योजना पांचवी 1 वर्ष के पूर्व समाप्त कर दिया गया था। 4 वर्ष का पंचवर्षीय योजना हुई पांचवी में 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी योजना के काल में हुई थी। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरू किया गया था पांचवी योजना के काल में ही। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सर्वोदय योजना के किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना जो प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिए थे? तो आपका दिए थे एम विश्वेश्वरैया ने दिए थे। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिए थे? एम विश्वेश्वरैया ने दिए थे। उसके बाद आके देखेंगे चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है विकसित देश में। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका किया गया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का कब गठन किया गया था? 15 मार्च 1950 को। उसके बाद देखेंगे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका थे गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम योजना के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका थे माटेक्सा अहलुलिया थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मार्टिन अहलुलिया थे। उसके बाद देखेंगे आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो सूची है समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन किस सूची का है? समवर्ती सूची का है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो आपका प्रेरित है यूएसए से। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो यूएसए से प्रेरित है। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो आपका अनुसूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची से। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कौन है? संरचनात्मक है। इसके बाद देखेंगे
राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य है, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो ये प्रकार होती है दीर्घकालीन होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार से होती है? दीर्घकालीन होती है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदक तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ये आपका करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तथा अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का प्रथम अरविंद पनघटिया है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघटिया है। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो ये आपका होती है मौसमी एवं अदृश्य होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार होती है? तो आपका होता है मौसमी एवं अदृश्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो ये आपका होता है 1 और 2 दोनों होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। भारत में पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास था। भारत में कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपका पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो यह आपका किया गया था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह आपका होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद देखेंगे सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आप नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद से जाना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है पीबी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका किया गया था 2014 में। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में। वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना ने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका किया था 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना ने प्रस्तुत किया था? 5वीं। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधी योजना का जो तैयार किया था वो आपका किया था श्री मन्नार नारायण ने। गांधी योजना का किसने तैयार किया था? श्री मन्नार नारायण ने किया था। उसके बाद देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसे प्राथमिकता दी गई है? तो ये आपका प्राथमिकता दी गई है भारी उद्योग को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे प्राथमिकता दी गई है? भारी उद्योग को। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो ये आपका थी तृतीय। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो ये तृतीय थी। योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो योजना अवकाश की जो अवधि होती है यह आपका होती है 1966 से 69। योजना अवकाश की अवधि होती है 1966 से 69।
14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में की गई थी? तो ये आपका की गई थी चतुर्थ में। 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस योजना के कार्यकाल में की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये आपका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन। बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? बॉम्बे प्लान जो योजना थी आपका उद्योगपतियों के लिए थी। जो बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? तो उद्योगपतियों के लिए योजना थी। 75 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था पांचवी योजना के काल में। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था पांचवी योजना के काल में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी पांचवी योजना के काल में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी पांचवी योजना के काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था पांचवी योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू हुआ था पांचवी योजना में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80 पांचवी योजना के बाद। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 80 पांचवी योजना के बाद। अनवरत योजना देन है गुन्नार मॉडल की। अनवरत योजना जो देन है गुन्नार मॉडल की। अनवरत योजना का प्रतिपादक है रेनगन फ्रिस। अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पर। अनवरत योजना का प्रतिपादक है रेनगन फ्रिस। अनवरत योजना का आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी छठी योजना काल में। 1980 से 85 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी छठी योजना काल में। 1980 से 85 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर। छठी योजना 1980 से 85 आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर। छठी योजना 1980 से 85 आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। बेरोजगारी उन्मूलन संबंधित है IRDP, NREP, TRY-ACM, DWA-CRA, RELGP। बेरोजगारी उन्मूलन संबंधित है इरिडिप, निरिप, ट्राइसेम, ड्वाइकरा, रील गैप कार्यक्रम लागू की गई थी छठी योजना में। उसके बाद आगे देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना संबंधित हुई थी छठी योजना काल में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। सातवीं योजना की अवधि है 1985 से 90। सातवीं योजना की अवधि है 1985 से 90। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 80 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुई थी सातवीं योजना के काल में। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुई थी सातवीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुई थी सातवीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में प्रारंभ हुआ था सातवीं योजना के काल में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में मॉडल तैयार की गई थी जॉन डब्ल्यू मिलर ने। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में मॉडल तैयार किया था जॉन डब्ल्यू मिलर ने। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। आठवीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था 5.6 तथा 6.8। जो विकास दर का लक्ष्य था 5.6 था लेकिन प्राप्त हुआ था 14.8 हुआ था। उसके बाद आगे देखेंगे महिला संबंधित योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना के काल में। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ हुआ था आठवीं योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना के काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी आठवीं योजना के काल में। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित नौवीं योजना 1997 से 2002 का उद्देश्य था सामाजिक। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित नौवीं योजना 1997 से 2002 का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। जो सामाजिक था सामाजिक न्याय और समानता के आर्थिक विकास था। 10वीं योजना का काल 2002 से 7 है। 10वीं योजना का काल 2002 से 7 है। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना।
10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। अब तक सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति था क्रमशः 8% तथा 7.6%। 10वीं योजना का विकास दर 8% था तथा लक्ष्य एवं प्राप्ति, लक्ष्य था 8% लेकिन प्राप्ति हुआ था 7.6%। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना का अवधि काल था 12 से 17। 12वीं योजना का अवधि काल था 12 से 17। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8% तथा 7.6%। 12वीं योजना का आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8% तथा 7.6%। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया गया था सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन किया गया था सूचना एवं प्रकाश मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ था। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ था। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी 1991 में। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी 1991 में। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। ट्राइसिम ग्रामीण युवकों हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1989 को। ट्राइसिम ग्रामीण युवकों हेतु रोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1989 को। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। डोकरा, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बाल विकास कार्य डोकरा प्रारंभ हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई थी 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत हुई थी 1980 में। उसके बाद देखेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ 25 सितंबर 2001 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का शुभारंभ था 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 से 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 से 2001 में। जल प्रबंधक से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को। जल प्रबंधक से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना 2003 से 4। कृषक बीमा आय योजना 2003 से 4। स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ दिसंबर 2002। स्व जलधारा कार्यक्रम प्रारंभ दिसंबर 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 को। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2008 को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2008 को। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1986 को मुख्यालय नई दिल्ली में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर 1946 का मुख्यालय नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थक मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थक मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। न्यूनतम समर्थक मूल्य एवं निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP से।
खादानों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 से 65 में। खादानों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 से 65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था 1920 में वडोदरा में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून की गई थी 1920 में वडोदरा में। चकबंदी दो प्रकार है, ऐच्छिक व अनिवार्य। चकबंदी दो प्रकार के, ऐच्छिक अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 से पंजाब से। उसके बाद देखेंगे अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोते का प्रसार सीमांत है। देश में सर्वाधिक जोते का प्रसार है सीमांत है। सीमांत जोत का आकलन है 1 हेक्टेयर से कम है। सीमांत जोत का आकलन है 1 हेक्टेयर से कम है। उसके बाद आगे देखेंगे जोतों का आकार सबसे कम केरल में है। जोतों का जो आकार है सबसे कम केरल में है। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून को। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून को। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। कृषि जोतने पर कर लगाने की संस्तुति की थी राज्य समिति ने। कृषि जोते पर कर लगाने की संस्तुति की थी राज्य समिति ने। भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में। भारत में पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999 से 2000 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1999 से 2000 में। कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड है। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्थान है नाबार्ड है। उसके बाद देखेंगे रबी फसल बुआई अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल है चावल, बाजरा, मक्का। खरीफ फसल है चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसल है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। जायद फसल है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति सबसे प्रभावी फसल है गेहूं है। हरित क्रांति का सबसे प्रभावी फसल गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CN सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CN सुब्रमण्यम थे। उसके बाद आगे देखेंगे हरित क्रांति का जनक फिलीपींस है। हरित क्रांति का जो जनक है फिलीपींस है। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब से। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है डींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है डींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधी है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृषि क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। कृषि क्रांति संबंधित पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरा ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरा ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरा ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों को सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। इसके देखेंगे प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, निगमत कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार। प्रत्यक्ष कर जो है आयकर कर है, संपत्ति कर है, निगम कर है, मृत्यु कर है, भू राजस्व कर है, उपहार कर है। उसके बाद देखेंगे अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पादन कर और सीमा शुल्क है। अप्रत्यक्ष कर जो है बिक्री कर है, तट कर है, उत्पादन कर है, सीमा शुल्क है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर,
सीमा शुल्क कर, कृषि धन पर कर, केंद्र सरकार लगाती आयकर कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन का कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर, कृषि धन का कर। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर था भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर था भू राजस्व कर, कृषि कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। चलिए उसके बाद इस सब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम लोग देखेंगे। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। ब्राउन क्रांति के संबंध किस क्षेत्र से? ब्राउन क्रांति का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा से। ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? गैर परंपरागत ऊर्जा से है। उसके बाद देखेंगे 20 सूत्र कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो आपका किया गया था 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपका की गई थी पंचम योजना में। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई थी? पंचम में। उसके बाद देखेंगे भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? तो आपका हो जाएगा सीमांत है। भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? तो ये आपका सीमांत हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो ये आपका शुरू किया गया था 1991 में। भारत की नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? 1991 में शुरू की गई थी। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो आपका किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की समय सीमा क्या है? तो आपका इसका समय सीमा हो गया 1978 से 80। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की समय सीमा क्या है? 1978 से 80 है। उसके बाद देखेंगे भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2000 से 2001 में हुई थी। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2000 से 2001 में हुई थी। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? ये केरल में है। उसके बाद देखेंगे जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक राजस्थान में है। जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। कृषि जोत का कर, कृषि जोत का जो कर होता है, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये आपका किया था राज्य समिति ने। कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? राज्य समिति ने की थी। उसके बाद देखेंगे भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1970 से 71 में। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1970 से 71 में की गई थी। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये पंजाब से किया गया था। यह आपका किया गया था पंजाब से। किस अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आपका माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। उसके बाद देखेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका हो जाएगा झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका हो जाएगा झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? झींगा उत्पादन से। अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन है? तो अनवरत योजना का रेगनर फ्रीस है। अनवरत योजना का प्रतिपादक कौन है? रेगनर फ्रीस है। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपका किया गया था 21 जनवरी 2003 को। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 21 जनवरी 2003 को। हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो आपका हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? डॉक्टर विलियम गॉड है। उसके बाद देखेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत आपका हुई थी 1967 से 68 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 में। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका जो माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी आपका 1980 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब की गई थी? 1980 में। हरित क्रांति का सबसे प्रभावित फसल है, तो हरित क्रांति का सबसे प्रभावित फसल है गेहूं है। हरित क्रांति का सबसे प्रभावित फसल कौन सा है? वो गेहूं है। इसके बाद देखेंगे भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये आपका थे CN सुब्रमण्यम थे। भारत में हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय एवं खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? CN सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति का जनक देश के किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक का देश का जो माना जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे ये माना जाता है आपका हो जाएगा फिलीपींस को माना जाता है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति की सूत्रपात हुई थी? तो आपका सूत्रपात हुई थी पंजाब में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति सूत्रपात हुई थी? पंजाब में हुई थी। उसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री ग्राम 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 में की गई थी। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई? 1985 से 86 में की गई थी। उसके बाद देखेंगे कपाट मुख्य कहाँ स्थित है? कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका किया था अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। खदानों का न्यूनतम समर्थक मूल्य कब से शुरू की गई थी? तो आपका शुरू की गई थी 1970 से 71 से। खदानों का न्यूनतम समर्थक मूल्य कब से शुरू की गई थी? 1970 से 71 तक। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो आपका लागू की गई थी 1999 से 2000 ईस्वी। राष्ट्रीय बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1999 से 2000 ईस्वी के बीच। उसके बाद देखेंगे भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को की गई। उसके बाद देखेंगे कृषि क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। कृषि क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका प्रारंभ की गई थी 6ठी योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई थी? 6ठी योजना में की गई थी। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो आपका मसाला से। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? मसाला से। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपका की गई थी शिवरामन समिति पर। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। के बाद देखेंगे लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध A और B मांस एवं टमाटर दोनों से। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? मांस और टमाटर दोनों से, दोनों से है।